भाजपा माइनॉरिटी सेल और क्राइम एंड करप्शन के वरिष्ठ पदाधिकारी रिजवान सैयद द्वारा आयोजित दावत-ए-इफ्तार पार्टी में कई दिग्गजों का जमावड़ा लगा रहा। कार्यक्रम में सभी धर्म के लोग, पत्रकार, पुलिस अधिकारी, समाज सेवियों की उपस्थिति रही। क्राइम एंड करप्शन कंट्रोल एसोसिएशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष दिनेश गुप्ता ने इस आयोजन की जमकर तारीफ की। सवाल बनता है रमजान के मौके पर जो कई इफ्तार पार्टियां हो रही, आज आपने भी रखा जहाँ पे सभी धर्म सभी मजहब के लोग मौजूद थे, खासकर सभी पार्टी के लोग भी मौजूद थे, क्या कहेंगे आप? मैं तो सबको तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहूँगा, क्योंकि ये कोई पार्टी का या कोई मजहब का नहीं है। ये ऐसा है कि हर कोई इसको टुगेदर सारे लोग सब इत्मीनान से मनाते हैं, ऐसा है। और तहे दिल से सबका शुक्रिया अदा करना चाहूँगा, क्योंकि हमारे सारे पार्टी के लोग, भले वो शिवसेना के हैं, भाजपा के हैं, हमारे मनसे के हैं, सारे लोग ने इसमें शरीक होके इसमें शान बढ़ाई है। और तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहूँगा हमारे सिराज भाई का, रफीक भाई का, वीरेंद्र चौधरी साहब का, हमारे एसीबी साहब का, विनोद शेलार साहब का इतना कीमती समय निकाल कर आए हुए। शेलार साहब, आप क्या कहेंगे? आपको हर प्रोग्राम में हर मजहब के लोग पसंद करते हैं, आप लोग जो ये आज रमजान के मौके पर इफ्तार पार्टी खासकर बीजेपी की ओर से आयोजित की गई, क्या कहेंगे? ये तो रिजवान भाई की कमाल है, हर साल वो सबको बुलाते हैं और बहुत डिसिप्लिन वे में, बहुत उत्साह से ये रमजान का पर्व की पार्टी जो इफ्तार पार्टी करते हैं। और मैं यहाँ देख रहा हूँ कि जो रिटायर्ड पुलिस ऑफिसर है वो भी आ गए। नहीं तो पद पे होता है तो व्यक्ति को सब पूछते, लेकिन पद पे ना होने के बावजूद भी कुछ एसीपी यहाँ पर आए। जैसा इन्होंने कहा कि समाज के हर तबके के लोग यहाँ पर आए हैं, और मुझे लगता है भारत का अलगपन यही है कि ठीक है, एक मंच पे कभी जाते हैं तो एक दूसरे के विरुद्ध में हम लोग करते ही है, और वो करना भी चाहिए, क्योंकि हमारी सबको अपनी अपनी पार्टी बढ़ानी है। लेकिन कुछ चीजें हैं वो थोड़ा पक्ष और बाकी चीजों से भी ऊपर है, और वही भारत को बांध के रखती है। और इसमें हमारे रिजवान भाई बहुत आगेवानी करते हैं, और वो जब भी हमें बुलाते हैं तो फिर उनका हौसला अफजा करना और उसी बहाने सभी लोगों को मिलना और एक सभी दूसरों के साथ एक आनंद शेयर करना, यही इसका मकसद होता है। रफीक भाई, आप क्या कहेंगे रिजवान भाई के बारे में? यहाँ पे लोग पॉलिटिकल पार्टी भूलकर, जात धर्म भूलकर सब इकट्ठे होकर दुआ कर रहे हैं, इकट्ठे इफ्तारी करी लोगों ने, क्या कहेंगे आप? आपके चैनल के माध्यम से सभी को एडवांस में रमजान मुबारक। गुड़ी पड़वा आ रहा है, उसकी मुबारकबाद। जिस तरीके से रमजान गुड़ी पड़वा एक दिन आगे पीछे है, उसी तरीके से उसी का सबूत है ये आज जो छोटी सी इफ्तार रखी गई। सभी कौम के लोग, सभी धर्म के लोग, सभी पार्टी के लोग एकजुट मिलजुल कर इफ्तारी की, एक दूसरे को रोज़ा खुलवाए। और इसी तरीके से मैं इनको और शुभेच्छा दूंगा, दुआ दूंगा कि आने वाले समय में हमारे रिजवान भाई इसी तरीके से आगे बढ़े, ताकि वो जिस तरीके से ज़रूरतमंद लोगों को राशन पहुंचाने का काम करते, पीछे और भी कई अच्छे कार्य काम हैं इनके, उसी तरीके से जैसे ये डेवलप होंगे तो वैसे ज़रूरतमंद लोगों का काम होता रहेगा।
बस यही बोलते हुए मैं तहे दिल से इनका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ कि जो सब अच्छे पूरे हमारे मलाड गोरेगांव की पूरी नॉर्थ मुंबई की टीम को जमा किए इन्होंने बहुत अच्छी बात। आपको नहीं और लगता एक हमारे भाई महामंत्री बने, इनको बहुत बहुत मुबारक, कॉन्ग्रेचुलेशंस। आपको नहीं लगता आज इतना अच्छा मौका है हमको दुआ करनी चाहिए, जो ईरान इराक और इजराइल के बीच में जो वार हो रहा है उसको लेकर देश में शांति बनाई रहे कहीं ना कहीं, उसको लेकर आपको नहीं लगता आज दुआ मांगनी चाहिए? बेशक बेशक, हमने तो ऑलरेडी हमारे जितने लोग हैं, जैसा हमारे मौलाना साहब है, उनको तो इत्तिला किया ही हुआ है। और अभी रमज़ान का पाक महीना मुबारक महीना चालू है, तो हम तो तहे दिल से चाहेंगे इंशाल्लाह ये वॉर वगैरह जल्द से जल्द ख़त्म हो, लोगों में शांति बने रहे। अमन और शांति का एक मैसेज जाना ही चाहिए। उसी का एक ये ट्रेलर है कि अमन और शांति किस तरीके से बनी रहती है। सारे जो जाति धर्म वाले जो लोग हैं वो सारे लोग कैसे इकट्ठा होके टुगेदर होके कैसे काम करते हैं और कैसे एक तरह से रहते हैं। शहर साहब, आप क्या कहेंगे जो ये वॉर चल रहा है ईरान इजराइल को लेकर, इस वॉर में हम हमारे देश में जो समस्या है पूरे विश्व में आई है, दरअसल उसका इफेक्ट पूरी दुनिया पे आ रहा है। तो हर एक देश अपनी अपनी तरफ से इससे बाहर आने का प्रयास कर रहा है। थोड़ी तकलीफ तो होगी, आपने पाकिस्तान में देखा होगा, अभी कल टीवी पे मैं भी देख रहा था, आने वाले 2 महीने में उन्होंने बहुत सारी कटौती सब जगह की है। तो हमारी यहाँ पर भी किल्लत थोड़ी है, लेकिन ये बहुत नॉमिनल है। कुछ लोग उससे ज्यादा बढ़ा चढ़ा कर उस पर भी राजनीति कर रहे हैं। यानी ये जो बाहर से जो समस्या संकट आया है उसके ऊपर राजनीति नहीं होनी चाहिए। सभी ने देखकर, जैसे कोरोना में हमने काम किया, सभी पार्टियों ने, सभी धर्मों ने, सभी भाषाओं ने मिलकर एक कोरोना का सामना किया, और उसी कारण पूरा विश्व जितना डैमेज हुआ उतना भारत देश कोरोना में डैमेज नहीं हुआ, जो लोग समझते थे। तो मुझे लगता है अभी भी हमने वैसे कोरोना के हिसाब से उतना बड़ा नहीं लगता है, तो कुछ ही दिन की समस्या है या कुछ महीने की हो सकती है। तो हम सब इकट्ठा होकर इसमें जो भी गवर्नमेंट डिसीजन ले कि आगे चल के क्या करना चाहिए, कैसे इससे बाहर आना चाहिए, इसमें जो जो नियम या जो जो हमें सिखाए वो हमने करके लेना चाहिए, और अपने देश को कम से कम इससे समस्या पैदा हो इस तरह का व्यवहार हमारे व्यक्तिगत जीवन में, सामाजिक जीवन में, पब्लिक जीवन में हम करें, तो मुझे लगता है देश आगे बढ़ेगा। थैंक यू। इफ्तार पार्टी का आयोजन किया गया था जहाँ पे सभी धर्म, सभी पॉलिटिकल पार्टी के लोग मौजूद थे, क्या कहेंगे आप? हर साल की तरह इस साल भी इफ्तार पार्टी की गई, और रिजवान सैयद साहब जो मेरे क्राइम एंड करप्शन कंट्रोल एसोसिएशन के नेशनल वाइस प्रेसिडेंट है, वो हर साल एक इफ्तार पार्टी करते हैं। उसमें हिंदू मुस्लिम सबको साथ में लेके कार्यक्रम लिया जाता है, और एक अच्छा संदेश लोगों को जाता है, एक अच्छा मैसेज लोगों को जाता है कि आज इफ्तार पार्टी में बहुत कम ऐसी पार्टियां होती जहाँ पे सब धर्म एक साथ में काम करे, एक साथ में आके बैठे। रिजवान भाई का रिलेशन सब लोगों से इतना अच्छा है कि ये हर धर्म के लोग इनके साथ में आते हैं और पार्टिसिपेट करते हैं और इफ्तार पार्टी का मजा लेते हैं। धन्यवाद। पॉलिटिकल पार्टी के सारे लोग हैं, पत्रकार हैं, सभी धर्म के लोग हैं, ये जो भाईचारा जो संदेश पहुंचाने की कोशिश की जा रही है, इसको किस तरह से देखते हैं इफ्तार पार्टी के माध्यम से? ये एकत्व का एक संदेश है। आपने देखा होगा इस मंच पे तकरीबन सभी जात मजहब के लोग थे, और हर यहाँ किसी ने अपनी पार्टी नहीं देखी, राजनीतिक विषय नहीं देखा, केवल इंसानियत देखा। और क्राइम एंड करप्शन का मोटो ही है यूनिटी, और यूनिटी के तहत रिजवान भाई पिछले कई सालों से सक्रिय हैं, और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष दिनेश गुप्ता जी, उनकी पूरी एंटायर टीम एकत्व की भाव को लेके ही चलती है। हर जगह देखा जाए तो कहीं ना कहीं एजेंडा बनाया जाता है, और अलग अलग लोगों को बांटने का काम जो है आज समाज में हो रहा है। वहीं एक समाज में कुछ लोग ऐसे हैं, रिजवान भाई जैसे लोग हैं, जो लोगों को एक करने का प्रयास कर रहे हैं। आप देखिए यहाँ पे मीडिया, यहाँ पे पॉलिटिकल लीडर्स, यहाँ पे रिटायर ऑफिसर्स या मौजूदा अधिकारी, यानी सभी लोग, सभी जात, सभी वर्ण और सभी मजहब लोग यहाँ पे एक जगह बैठ कर उन्होंने इफ्तार पार्टी का जो आयोजन था उसका लाभ लिया। मैं पूरी टीम की तरफ से एक बार फिर उनको धन्यवाद करना चाहूँगा, क्योंकि हर साल हम तो आते हैं, हम तो उनका हिस्सा है, हमारे एसोसिएशन के साथ जुड़े हुए हैं, और उनका नेचर बहुत अच्छा है जो लोगों को एक करके जो चल रहे हैं। और मैं अपनी एंटायर टीम की तरफ से उनको ढेर सारी कॉन्ग्रेचुलेशन दूंगा कि ऐसे ही लोगों को जोड़ने का काम करें, लोगों को एक करने का काम करें, और जहाँ जरूरत हो वहाँ लोगों के लिए सपोर्ट करें। यहाँ पे उन्होंने जात धर्म मजहब सबको भूल गए, किसी पॉलिटिकल पार्टी का ध्यान नहीं रखते। ये जो भाईचारे का संदेश इफ्तार पार्टी के माध्यम से दिया जाता है,
आ जाइए सर, आ जाइए। रिजवान सैयद साहब की तरफ से जो इफ्तार पार्टी का आयोजन किया गया, जहाँ पे सभी जात धर्म के लोगों को यहाँ पे बुलाया गया, सभी पॉलिटिकल पार्टी के लोग थे, हर समाज के वर्ग के लोग थे। ये जो भाईचारा का जो संदेश है इफ्तार पार्टी के माध्यम से दिया जा रहा है, इसको किस तरह से देखते हैं आप? पहले तो सबसे पहले आपके न्यूज़ के माध्यम से मैं रमज़ान महीने की सबको पुरखुलूस मुबारकबाद दूंगा, पूरे देशवासियों को, हमारे मुंबई कल को। महीना ही ऐसा होता है कि एकदम अमन शांति वाला और प्यार बांटने वाला महीना है ये। और इसमें जो रिजवान भाई हमारे जो इंतज़ाम करते हैं, तो पहले तो ये बता देना चाहूँगा कि हर यहाँ पर सब हम हिंदुस्तानी हैं सबसे पहले तो यहाँ जो हम बैठते हैं आके रोज़ा खोलते हैं तो इसमें कोई जात धर्म देखी नहीं जाती है। तो हम सब भाईचारा ये बढ़ावा करने के लिए ही ये सब प्रोग्राम होता है। कभी भी कोई प्रोग्राम होता है तो उसमें मेन यही एक मुद्दा यही होता है कि लोग आए, हर जाति धर्म के लोग आए, एक साथ में मिले जुड़े, तो ये होता है। तो इफ्तारी सबसे अच्छा माध्यम होता है उसके लिए कि आते हैं, सब बैठते हैं, एक साथ में रोज़ा खोलते हैं। तो रिजवान भाई ये कई सालों से करते हुए आ रहे हैं और हमेशा अच्छा ही करते हैं और बहुत बहुत बधाई है उनको इतना अच्छा प्रोग्राम अरेंज करने के लिए। अभी भी हाल ही में आप नगर सेवक बने रफीक भाई, आते साथ बहुत अच्छे कार्य कर रहे हैं, लोग आपको काफी पसंद कर रहे हैं। तो आपको क्या लगता है कि वार्ड नंबर 48 को डेवलप करने के लिए और किन चीजों की जरूरत है? देखिए, जैसे कि हमारे आमदा असलम शेख साहब ने जो भरोसा करके मुझे टिकट दिए थे और जो लोगों ने इतना प्यार दिया और जैसे चुन के लाए, तो काम तो करना ही है। काम चालू हो गया है। अभी जो रास्ते के इशू थे, जो हमारे म्हाड़ा में एक हमने आइडेंटिफाई किया था बॉटल नेक, तो उसको हमने रेक्टिफाई किया, वो बॉटल नेक को हमने बड़ा कर दिया। तो काफ़ी हद तक ट्रैफिक का मसला रिजॉल्व हो चुका है। अब मेरा एम यही है कि सबसे ज़्यादा जो अगर मालवनी के लोग त्रस्त हैं तो वो ट्रैफिक से है, सब जगह, मतलब पूरे मुंबई में ही है, ऐसा नहीं पूरे मुंबई में, पूरे मुंबई क्षेत्र में आप जाएंगे तो कोई ऐसी जगह नहीं है कि ट्रैफिक नहीं होती। मालवनी में भी काफ़ी है। तो अब हम उसके ऊपर एक अल्टरनेट रूट का हम लोग इंतजाम कर रहे हैं, जो हमारे 7 नंबर से पट्टे को लेके लगुन रोड को टच करेगा। तो बस उसके ऊपर मेहनत चालू है, जल्दी वो आपको उसका सोल्यूशन होते हुए दिखेगा। कहीं ना कहीं जो लघु वो जो पट्टे की जो झोपड़ पट्टी है उसको लेकर बहुत विवाद है, उसको किस तरह से हटाया जाएगा? उसको हटा के रोड बनेगा कि डेपो की तरफ से बनेगा, उसके ऊपर कुछ रोशनी डालेंगे? नहीं, वहीं से हट के ही बनेगा। उसका जो पात्रा का सब पेपर वर्क चालू है, कई सारे उसके अंदर पात्रा भी है, उनको शिफ्टिंग देने का काम करना है। जहाँ पे शिफ्टिंग देना था वो भी प्रॉपर नहीं था, वहाँ पे कुछ रिपेयरिंग के काम बाकी थे, पीओपी के, लाइट के, सबके हमने जो प्रशासन है उनसे बात की है, SRA में भी बात की, उनको बताया कि क्या क्या डिफिकल्टीज और क्या क्या इश्यूज है, उसको रिजॉल्व करो ताकि हम इनको शिफ्ट कर सके। हमारा शिफ्टिंग करने का काम रुक चुका है थोड़े टाइम के लिए। जैसा वो काम कंप्लीट होता है, बिल्डिंग के फ्लैट्स के यूनिट्स के काम कंप्लीट होता है, तो हम जल्द से जल्द उसको ठीक करके यहाँ पे शिफ्ट करेंगे। आपको लगता है 3-4 साल लगभग लग जाएंगे इस कार्य को? इतना तो टाइम नहीं जाना है। ये अभी पहला फेज हम आते 1 महीने के अंदर ही इंशाल्लाह उसको काम कंप्लीट जैसे कंप्लीट होता है तो फर्स्ट फेज में हम कम से कम 100 घरों को वहाँ पे शिफ्ट करेंगे। जिस तरह से म्हाड़ा का कॉर्नर आपने बहुत अच्छे से टर्निंग बना के लोगों को ट्रैफिक की समस्या से कहीं ना कहीं रास्ता निकाला, आपको नहीं लगता कि 7 नंबर पे भी इस तरह से कुछ होना चाहिए नाके पे? 7 नंबर पे लेकिन आपके स्पेस नहीं है ना, हम लोग देख जो रिक्शा स्टैंड है, टैक्सी स्टैंड है, उसको लेकर बहुत आपत्ति है। आपत्ति है और देखो सुविधा भी है। देखिए, ऐसा नहीं है कि आज जितने लोग ट्रैवल करते हैं, जितने बस में ट्रैवल करते हैं, उससे कई ज़्यादा लोग वो रिक्शा और टैक्सियों का उपयोग करते हैं। तो ऐसा नहीं बोला जाएगा कि वो आपत्ति है। अगर नॉर्मल भी रिक्शा रहेगी और लोग आके खड़े रहेंगे रोड पे तो ट्रैफिक होना ही है। हम ऑल्टरनेट देख रहे हैं, मतलब हमने अभी एक प्रपोजल में रोड डाला है। जैसा आपने इसके पहले मुझसे पूछा कि भाई पट्टे से ही जाएंगे क्या डिपो के वहाँ से भी? डिपो के वहाँ से भी एक DP रोड है, तो हम उसके ऊपर भी मेहनत कर रहे हैं। ये मेरे प्रपोजल में मैंने डाल दिया। इंशाल्लाह अगर ऊपर वाले ने चाहा और वो अप्रूव होके आता है तो जल्द से जल्द उसका भी काम हम चालू करेंगे। तो हम चाहते हैं इस तरह आप कार्य करते रहे। अगर आने वाले साल की बात की जाए, इस 1 साल में आपने क्या टारगेट तय करके रखा है कि वार्ड नंबर 48 की जनता को ये उपहार देना है हमें? देखिए, सबसे पहले तो एक लाइब्रेरी का तैयार करके देना है बच्चों को, जहाँ पे बच्चे पढ़ सकें। जो आपला दवाखाना जो है श्री बाला साहेब ठाकरे साहब के नाम से जो दवाखाना चालू किए गए, तो उसमें सुविधा जो नहीं हो पा रही है बराबर, या वो टाइमिंग का कुछ इशू था, तो हमने कला विद्यालय के पीछे जो हमारे उसमें आता है तो उसको भी हमने लाइव कर दिया। तो अभी हमारे पास 2 दवाखाने मेडिकल डिस्पेंसरीज चालू हो चुके हैं। KEM में हम स्किन डॉक्टर्स की कुछ किल्लत है, टाइम कम हो रहा है, उसके लिए मेरी प्रोसीजर मैंने चालू कर दिया हूँ। मैं मीटिंग्स ले रहा हूँ डीन से भी और DMC से, ताकि जल्द से जल्द वो सोल्यूशन मिले और
एक ओपीडी चालू हो जाए स्कीम की। और भी काफ़ी मेरे कार्य मतलब पाइपलाइन में, जैसा रोड का मैंने बताया कि कच्चे पट्टे वाला रास्ता ज्वाइन करना है, तो वो सबसे मेरा बड़ा टारगेट है। वो एक बार मैं ज्वाइन कर देता हूँ तो काफ़ी हद तक हमारी मालवनी की जनता को आसानी होगी। एक आखिरी सवाल जानना चाहता हूँ आपसे, रफीक भाई, आप वेल एजुकेटेड है, इंजीनियर है, इंजीनियरिंग जैसा इतना सोफिस्टिकेटेड जॉब छोड़कर आप जो लोगों की सेवा में जुटे हैं, किस तरह का अनुभव है? आपको ऐसा नहीं लगता कि सर दर्द हो जाता है, लोगों की इतनी कंप्लेंट, इतनी परेशानी, तो इसको किस तरह से हैंडल करते हैं आप? नहीं, मैं तो सब चीज़ों को पॉजिटिव ले रहा हूँ और ये मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। कोई कंप्लेंट आ रही है तो मैं उसको कोई नेगेटिव में नहीं ले रहा हूँ, तो मैं और प्रोएक्टिवली जाके उसको सोल्यूशन कैसे कर दूँ, वो मेरा एम होता है कि अगर कोई भी इशू आ रहा है। आज हमारे वहाँ पे आप देखेंगे तो ड्रेनेज के बहुत इशू है। जो रोड के काम हुए एकदम लापरवाही से काम हुआ है। मैंने उसके ऊपर भी अभी क्वेश्चन रेज किया हूँ कि जो SWM को जो कनेक्शन होना चाहिए, ड्रेन के लिए कनेक्शन होना चाहिए, गटर और नालू का कनेक्शन होना चाहिए, वही नहीं है कनेक्शन। जो टॉयलेट का ड्रेन में कनेक्शन जाना चाहिए, वही नहीं है कनेक्शन बराबर से। तब हम उसके ऊपर मेहनत कर रहे हैं, उसको आइडेंटिफाई कर रहे हैं, उसको रिजॉल्व करेंगे कि एक बार ये सब चीज़ें रिजॉल्व हो जाएगी तो जो हमारे जो रोज जो इश्यूज आ रहे हैं कि भाई ड्रेनेज यहाँ फुल हो जा रहा है, यहाँ पे इश्यूज आ रहे हैं, तो वो खत्म हो जाएंगे। रही बात, आप मुझे कोई जो कंप्लेंट्स आती है तो एकदम पॉजिटिव, मतलब मैं एकदम पॉजिटिव लेता हूँ उसको। कभी कोई उसमें कोई इफ्स एंड बट्स भी नहीं। और जो कभी समझो हम कोई पोस्ट करते हैं फेसबुक पे, इंस्टा पे, तो नेगेटिव कमेंट्स भी आते हैं उसमें, कोई ट्रोल करने के लिए आता है, कुछ आता है, तो कोई वो नहीं। मैं तो उनको एकदम मेरे पॉजिटिव क्रिटिक समझता हूँ कि वो मुझे एडवाइस दे रहे हैं। मैं तो उनसे बात करता हूँ और उससे सबसे, देखिए ये फेज है जैसा आपने बताया कि भाई सभी जानते हैं कि भाई मेरी फील्ड अलग थी, मैं अलग फील्ड में। हम सोशल सर्विस का काम तो कई जमाने से करते हुए आ रहे हैं, कई सालों से हमारा ये काम चल रहा है। बट अब पावर में आके बैठ के काम करने का मजा ही अलग है। लोगों की जो हेल्प होती है ना, एक भी बच्चे को अगर हम लोग कहीं किसी को हेल्प कर देते तो एक वो सेटिस्फेक्शन मिलता है। रफीक भाई, मानसून आ रहा है, कहीं ना कहीं लोगों को काफी उम्मीद है कि जो इतने सालों से जो वाटर लॉगिंग का प्रॉब्लम है, खासकर न्यू कलेक्टर कंपाउंड हाउसिंग बोर्ड की बात की जाए तो बहुत सालों से समस्या से लोग जूझ रहे हैं, तो आपको लगता है कि इस बार आप कहीं ना कहीं कुछ रास्ता निकालने में कामयाब होंगे? इस बार मानसून में उस तरह का पानी नहीं भरेगा जिस तरह से पहले भरते आया है? पूरी कोशिश रहेगी मेरी कि मैं अच्छे से साफ सफाई का कार्य कर लूँ। पहले क्या होता था क्या नहीं होता तो मैं बताने नहीं जाऊँगा, किसी को पिन पॉइंट नहीं करना। मुझे मेरे काम पे मेरे को देखना है कि मैं कैसे अच्छे से अच्छा काम कर सकूँ। अभी 1 अप्रैल से हमारा ड्रेन क्लीन करने का, माइनर ड्रेन और मेजर ड्रेन का कार्य काम चालू होगा। तो हम पूरे कोशिश करेंगे कि अच्छे से अच्छी उसकी क्लीनिंग हो जाए, ताकि आने वाले टाइम में ये मानसून में फ्लडिंग का कोई क्वेश्चन ही अराइज नहीं हो। उनसे बात करने बहुत बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू सो मच, धन्यवाद। आपने मुझे मौका दिया कि मेरी बातें मेरे लोगों के सामने रखूं आपके न्यूज़ के माध्यम से। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच।